नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां 3 सेगमेंट के माध्यम से लेकर आते हैं। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आज इस कार्यक्रम में जहां हम पहले बात करेंगे कि कीवी उत्पादन के मामले में भारत किस तरह से आत्मनिर्भर बन सकता है, तो वहीं आपको मिलवाएंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पर्यावरण संरक्षक तुलसी गौड़ा से। इसके अलावा बात होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं पहला सेगमेंट, विज्ञान और किसान। कीवी वैसे तो विदेशी फल है, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में इसका अच्छा खासा उत्पादन हो रहा है। खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों की जलवायु कीवी के उत्पादन के लिए अनुकूल है। सरकार भी कीवी उत्पादन और इसकी मार्केटिंग पर काफी ध्यान दे रही है और इसके लिए बाकायदा मूल्य श्रृंखला विकसित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसानों को और ज्यादा मुनाफा हो। मूल्य श्रृंखला दरअसल किसी कारोबार से जुड़ी सभी गतिविधियों की एक श्रृंखला का नाम है। ऐसी श्रृंखला जिसमें किसी उत्पाद की पैदावार या निर्माण से लेकर बाजार में उसकी सप्लाई तक के सभी काम जुड़े हैं। कृषि में मूल्य श्रृंखला फार्म टू फोक यानी खेत से लेकर प्लेट तक की अवधारणा पर काम करती है। केंद्र सरकार देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का नारा भी दिया है, जिसका मकसद स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों को प्रोत्साहित करना है। लेकिन ये स्थानीय उत्पाद बाजार में तभी अपनी जगह बना पाएंगे जब इनकी गुणवत्ता बेहतर हो। इसी दिशा में सरकार कीवी फार्म के लिए उचित मूल्य श्रृंखला का निर्माण कर रही है। दुनिया भर में करीब 40 लाख टन कीवी फल का उत्पादन होता है। इसकी उपज में चीन का दबदबा है। आधे से भी ज्यादा कीवी अकेले चीन में पैदा होती है। इसके बाद न्यूजीलैंड, ईरान, यूनान और चिली का नंबर है। भारत में भी कीवी उगाया जा रहा है। खास तौर से नागालैंड और उत्तर पूर्वी राज्य इसकी पैदावार में आगे हैं। कीवी उत्पादन से यहाँ के किसानों की आय भी बढ़ी है। बागवानी क्षेत्र का विस्तार भी हुआ है और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में कीवी उत्पादन बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। भारत फिलहाल न्यूजीलैंड, इटली और चिली से कीवी का आयात करता है। अगर सही से मूल्य श्रृंखला का निर्माण हो गया तो हमारा देश कीवी उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकता है। आज से ठीक 1 साल पहले यानी 11 नवंबर 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कीवी फल फार्म के लिए उचित मूल्य श्रृंखला निर्माण पर एक वर्चुअल बैठक भी आयोजित की थी, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री ने नागालैंड को कीवी स्टेट का दर्जा दिए जाने की वकालत की थी। उन्होंने केंद्रीय कीवी के लिए नागालैंड में अलग से कृषक उत्पादक संगठन बनाने पर भी जोर दिया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और उनके साथ जो संस्थाएं जुड़कर काम करती हैं, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हो सकते हैं, कुछ व्यापारिक संस्थाएं हो सकती हैं, कुछ एनजीओ हो सकते हैं, ये सब मिलकर इन सारी योजनाओं का लाभ पात्र किसान तक पहुंचे, इसका निश्चित रूप से माध्यम हम सब लोगों को बनने की जरूरत है। आज कीवी से संबंधित कार्यक्रम हम नागालैंड में कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये नागालैंड के किसानों के लिए आने वाले कल में मील का पत्थर साबित होगा। उनकी एक और आमदनी बढ़ेगी, देश की आमदनी बढ़ाने में उनका योगदान बढ़ेगा और आने वाले कल में यह परिस्थिति भी पैदा हो सकती है कि नागालैंड एक तौर से कीवी स्टेट के नाम से जाना जाए। इस लक्ष्य को लेकर अगर नागालैंड गवर्नमेंट काम करेगी तो इसका बड़ा फायदा नागालैंड को भी मिलेगा और देश को भी मिलेगा। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार हर मोर्चे पर राज्य के साथ
कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर खड़े हुई है। मूर्ति साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको भी आग्रह करना चाहूँगा कि सामान्य तौर पर कुल मिला के जो हमें मैंडेट है वो काम तो हम करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वर्तमान परिस्थितियों में कृषि के क्षेत्र की व्यापकता और प्रासंगिकता वैसे तो देश में पहले से ही मान्य थी, लेकिन कोविड के समय में ये प्रासंगिकता और सिद्ध हुई। कृषि मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में करीब 4000 हेक्टेयर पर कीवी की खेती हो रही है और इससे लगभग 13,000 टन कीवी का उत्पादन हो रहा है। बल्कि नागालैंड के किसान देश के बड़े शहरों के व्यापारियों के साथ कीवी की मार्केटिंग कर रहे हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तुलसी गौड़ा से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, कृषि स्टार्टअप। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में पेड़ पौधे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में हर नागरिक का दायित्व है कि अपने जीवन काल में अधिक से अधिक पेड़ लगाए और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में अपना सहयोग दे। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी काम के प्रति समर्पित कर दिया और आज वो तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तुलसी गौड़ा की। तुलसी गौड़ा 72 साल की एक महिला है। छोटी झाड़ियों वाले पौधे से लेकर लंबे पेड़ों को कब कैसी देखभाल की जरूरत है, वो इसे अच्छी तरह से समझती हैं। इसलिए इन्हें जंगल की इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। वो कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन कई राज्यों के युवा इनसे यही कला समझने के लिए मिलते हैं। वो कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन कई राज्यों के युवा इनसे यही कला समझने के लिए मिलते हैं। पेड़ और हर्ब्स की प्रजातियों के बारे में उनकी जानकारी विशेषज्ञों से भी ज्यादा है। उम्र के इस पड़ाव पर हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण सहेजने का उनका अभियान जारी है। भारत सरकार ने पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा की इसी उपलब्धि के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। आज तुलसी गौड़ा का नाम पर्यावरण संरक्षण के सच्चे प्रहरी के तौर पर लिया जाता है। तुलसी गौड़ा एक आम आदिवासी महिला हैं, जो कर्नाटक के होन्नाली गांव में रहती हैं। उनके पास भले ही कोई शैक्षणिक डिग्री नहीं है, लेकिन प्रकृति से जुड़ाव के बल पर उन्होंने वन विभाग में नौकरी भी की। 14 वर्षों की नौकरी के दौरान उन्होंने हजारों पौधे लगाए, जो आज वृक्ष बन गए हैं। रिटायरमेंट के बाद भी वे पेड़ पौधों को जीवन देने में जुटी हुई हैं। अपने जीवन काल में अब तक वे 1 लाख से भी अधिक पौधे लगा चुकी हैं। आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में 1 आध या दर्जन भर से अधिक पौधे नहीं लगाता है,
लेकिन तुलसी गौड़ा को पौधे लगाने और उसकी देखभाल में अलग किस्म का आनंद मिलता है। आज भी उनका पर्यावरण संरक्षण का जुनून कम नहीं हुआ है। उनकी खासियत है कि वह केवल पौधे लगाकर ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती हैं, बल्कि पौधे रोपण के बाद एक पौधे की तब तक देखभाल करती हैं जब तक वो अपने बल पर खड़ा न हो जाए। वो पौधों की अपने बच्चे की तरह सेवा करती हैं। उन्हें पौधों की विभिन्न प्रजातियों और उसके आयुर्वेदिक लाभ के बारे में गहरी जानकारी है। एक अनपढ़ महिला होने के बावजूद वो समझती हैं कि पेड़ पौधों का संरक्षण किए बगैर खुशहाल भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, लिहाजा अपने स्तर से इस काम में जुटी हुई हैं। जीवन के जिस दौर में लोग अमूमन बिस्तर पकड़ लेते हैं, उस उम्र में भी तुलसी गौड़ा सक्रियता से पौधों को जीवन देने में जुटी हुई हैं। तुलसी गौड़ा पर पौधरोपण का जुनून तब सवार हुआ जब उन्होंने देखा कि विकास के नाम पर निर्दोष जंगलों की कटाई की जा रही है। ये देख उन्होंने पौधरोपण का सिलसिला शुरू कर दिया। पर्यावरण को सहेजने के लिए उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड, राज्योत्सव अवार्ड, कविता मेमोरियल समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन जो खुशी उन्हें पौधे लगाने और उसके पेड़ बनने तक के बीच किए गए देखभाल से मिलती है, वो खुशी उन्हें पुरस्कार पाकर भी नहीं मिलती। सोचिए, बिना किसी लाभ की उम्मीद लगाए एक महिला पिछले करीब 6 दशकों से पर्यावरण को संवार रही हैं। एक ऐसी महिला जिनके अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन अपने द्वारा लगाए गए लाखों पौधों को ही अपना बच्चा मानती हैं और उनकी बेहतर ढंग से परवरिश भी करती हैं। आदिवासी समुदाय से संबंध रखने के कारण पर्यावरण संरक्षण का भाव उन्हें विरासत में मिला है। आदिवासी समाज में जल, जंगल और जीवन को बचाने की संस्कृति आज भी विद्यमान है, पर औद्योगिक विकास ने एक तरफ आदिवासियों को विस्थापित कर दिया तो दूसरी तरफ आर्थिक लाभ के चलते जंगलों का सफाया भी किया जा रहा है। उजड़ते जंगलों की व्यथा प्राकृतिक आपदाओं के रूप में प्रकट होती है, लिहाजा इसके संरक्षण के लिए तत्परता दिखानी होगी। पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद तुलसी गौड़ा की जिंदगी में कोई खास परिवर्तन हो न हो, पर अपने जज्बे से वो सबके जीवन में परिवर्तन लाने का सिलसिला जारी रखने वाली हैं। तुलसी गौड़ा के प्रयासों से हमें सीख मिलती है कि हमें भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में धरातल पर काम करना चाहिए। अगर पर्यावरण का वास्तव में संरक्षण करना है और दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बाहर निकालना है, तो पौधरोपण सुखद भविष्य के लिए किया जाने वाला एक जरूरी कर्तव्य है। पौधरोपण और पर्यावरण संरक्षण को दैनिक जीवन का अंग बनाया जाना चाहिए। प्राकृतिक संतुलन के लिए जंगलों का बचे रहना बेहद जरूरी है। पृथ्वी पर जीवन को खुशहाल बनाए रखने का एकमात्र उपाय पौधरोपण पर जोर देने तथा जंगलों के संरक्षण से जुड़ा है। इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कृषि जगत से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन
ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में, जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। और सेंट्रल सरकार इना ऑयल पाम स्कीम थरान रोंदुआ नहीं दौ नहीं तुतेन कन हाक ले कन छपुई गई पो कन बेसेया। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। आइए दिखाते हैं आपको इस समारोह की कुछ खास झलकियां। दिल्ली स्थित पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, अपर सचिव विवेक अग्रवाल, संयुक्त सचिव अश्वनी कुमार एवं वरिष्ठ अधिकारी व वैज्ञानिक मौजूद थे। इस समारोह में 29 किसानों को विभिन्न श्रेणी के लिए सम्मानित किया गया। किसानों द्वारा पुराने पौधे एवं किस्मों को संरक्षित एवं संवर्धन किया जाता है। किसानों द्वारा पुराने पौधों एवं किस्मों को संरक्षित एवं संवर्धन किया जाता है, जिससे पौधों की विरासत बनी रहती है। इस समारोह के बारे में केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा, प्रधानमंत्री का इच्छा है डबल द फार्मर इनकम, किसानों को आय को दुगनी करना। दुगनी करने के लिए नया नया रिसर्च भी होना चाहिए, नया नया इनोवेशंस भी होना चाहिए, अच्छा मार्केट भी मिलना चाहिए। ये मार्केटिंग करने का हम घोषित कर रहे हैं अभी। पूरा विश्व को हमारा अच्छा क्या हम उगाते हैं, क्वालिटी तो क्या उगाते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं, उसको पूरा विश्व में परिचय करने का कोशिश कर रहे हैं। हम सभी एम्बेसी से जुड़े हैं, हमारे अपेडा के साथ हम पूरा विश्व का मार्केट को हम जुड़ रहे हैं। इसीलिए आने वाले दिन में हमारे किसान का आय द्विगुण करने
के लिए हम पूरा कोशिश करें। इलाके इसके साथ है, हमारा कृषि इलाका तो कृषि विभाग किसान के साथ अभी खड़े हो रही है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, हमारे देश भर में फैले हुए किसान किस प्रकार से पौधे को, जीन्स को संभाल कर रखते हैं, उसका संरक्षण करते हैं और खेत पर भी अनेक प्रकार के अनुसंधान करते रहते हैं, उसका भी फ़ायदा हम सब लोगों को निश्चित रूप से फलित होता रहता है। ये कठिन काम है, एकदम सरल खेती करना, ज़्यादा मुनाफे की खेती करना आसान होता है, लेकिन ऐसी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके संरक्षित करने का काम निश्चित रूप से कठिन होता है। लेकिन हमारे यहाँ पौधा किस्म प्राधिकरण भी इसके लिए बनाया गया है, इसके लिए कानून भी बनाया गया है, संरक्षण भी हो और किसान का अधिकार उसमें सुरक्षित हो, यह भी सुनिश्चितता हमारे देश ने दी है और इसका लाभ लेकर हमारे किसान बड़ी मात्रा में आज इस दिशा में प्रवृत्त हो रहे हैं। प्रतिवर्ष प्राधिकरण ऐसे तमाम सारे किसानों से आवेदन मांगता है, वो सब आवेदन करते हैं, एक निष्पक्ष चयन समिति बनती है, वो उनके सब आवेदनों पर विचार करके फिर पुरस्कारों का चयन करती है। पिछले बार कोविड के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था, इस बार उन्होंने तीसरे साल ये कार्यक्रम आयोजित किया। मैं इस अवसर पर सभी पुरस्कार प्राप्त किसानों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज नागालैंड में किसान छात्रावास का लोकार्पण हुआ है। नागालैंड और समेत पूर्वोत्तर राज्य हमारे कृषि के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए काफ़ी अनुकूल हैं और इसलिए वहाँ एक हॉर्टिकल्चर एक्सलेंस सेंटर भी बनाया गया है और उनका किसानों का ट्रेनिंग हो सके, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में वो बढ़ सकें, ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, इस दृष्टि से काफ़ी मात्रा में किसान इकट्ठा हुए थे और हनी के किसान भी बड़ी मात्रा में वहाँ आए थे। तो हनी मिशन के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपया आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत दिया गया है। उस योजना के अंतर्गत भी वो लोग लाभान्वित होने वाले हैं और मैं समझता हूँ कि जो कार्यक्रम आज नागालैंड में हुआ है यह भी वहाँ के किसानों की प्रगति के काम आएगा। किसानों के सामने कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई कई तरह की चुनौतियां आती रहती है। सरकार की कोशिश होती है कि अलग अलग योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए किसानों की इन समस्याओं को दूर किया जाए। प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को होने वाले नुकसान से किसानों को राहत देने के लिए साल 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। आइए आपको बताते हैं इस योजना से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं
और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। हमारे आज के दौर के किसान सिर्फ खेती किसानी तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वो टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से कई तरह के मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं ताकि उन तक जरूरी सूचनाएं पहुंचाई जा सके, और ऐसा ही है फसल बीमा मोबाइल ऐप। आइए जानते हैं इस ऐप की खासियत। फसल बीमा मोबाइल ऐप किसानों, राज्यों, बीमा कंपनियों और बैंकों सहित सभी हितधारकों के लिए उपयोगी है। कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण द्वारा किसानों के हित में लॉन्च किया गया है। फसल बीमा ऐप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना दोनों बीमा योजनाओं को कवर किया गया। ये ऐप बीमित किसानों को बीमा की किस्त और उसकी कट ऑफ डेट की जानकारी प्रदान करता है। बीमित किसान फसल खराब होने की शिकायत 72 घंटों में फसल बीमा ऐप पर दे सकते हैं। बीमा के साथ साथ किसानों को ऋण और बैंकों के साथ एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। मोबाइल ऐप और वेब पर फसल की लोकेशन के जरिए बीमा कंपनी से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर से क्रॉप इंश्योरेंस यानी फसल बीमा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज जो जानकारियां दी गई है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को दोबारा देख सकते हैं। इसके लिए बस आपको टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। किसान, बदलते भारत की शान।